हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है। और हाँ, आज हम करने वाले हैं कि एमपीपीएससी जो एफएसओ है उसकी कौन सी यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति और साहित्य, है ना, किसके संदर्भ में, विशेष मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ओके। अब देखो, इसमें जो मैंने पॉइंट आउट किया है इसका क्या मतलब है कि जो जनजाति, ओबीसी और जनजातियों के कल्याण के लिए जितनी भी योजना है वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड यदि 2025 में कोई नई योजना आती है तो हम वो भी कवर कराएंगे आपको। ठीक है। बट हम ये जो वाला सेक्शन है वो ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि जनजातियों का भौगोलिक विस्तार क्या है ना, जोग्राफिकल जो स्प्रेड ऑफ ट्राइब्स है मध्य प्रदेश में वो क्या है, और फिर जनजातियों से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है। देखो, हम इसको रफली करने वाले हैं, इतना डीप में नहीं जाएंगे कि हम सारे आर्टिकल पढ़ें 14 से 16 तक, फिर 18, ये नहीं। इनकी डेफिनेशन कहाँ है, ये किस सूची में दिए गए हैं, ये बस हम पढ़ेंगे। और जनसंख्या दृष्टि से इनकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। दूसरा, आपको रफली पेपर फर्स्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि एफएसओ के साथ साथ आप मध्य प्रदेश के बारे में भी जानें, जनजातियाँ अवस्थित हैं तो उनके बारे में भी जानें। ठीक है। तो हम संवैधानिक में इसका पोर्शन इतना डीप नहीं लेंगे। यदि फिर मुझे लगेगा कि इसकी ज़रूरत है डीप पढ़ने की तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है। हाँ, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनजातीय जो उनकी संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, परंपराएं हैं, विशिष्ट कलाएं हैं, ठीक है, त्यौहार हैं, उनके क्या फेस्टिवल हैं, और उनकी क्या लैंग्वेज है, क्या बोली बोली जाती है और लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में ये। ठीक है। ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। उससे पहले हम रफली देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ बड़े स्तर पर हैं। ठीक है। ऐसी बहुत सारी जनजातियाँ, कम से कम 48 तो सीधे सीधे एससी की जो जनजातियाँ हैं वो हैं। और फिर एससी की जनजातियाँ पता है कितनी हैं, अभी 43 है। सिर्फ ये ना सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, हो सकता है इससे भी ज़्यादा जनजातियाँ हों। तो इतनी सारी हम नहीं पढ़ने वाले, छोटे स्तर पे देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। तो ये मैप है। ठीक है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मध्य प्रदेश का पूर्वी स्थल है, कौन कौन से ज़िले हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, है ना, और फिर बड़वानी, इंदौर, धार, ये जो है स्थान, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है ना, मेनली। और जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया, फिर शौर और खैरवाड़ जनजाति यहाँ पर भी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ये पन्ना छतरपुर में पाई जाती है, बल्कि मुख्य रूप से पन्ना छतरपुर और इसके अलावा उत्तरी क्षेत्रों में भी शौर और खैरवाड़ जनजाति पाई जाती है। ठीक है। अब हम कोल की बात करेंगे तो जो रीवा, सतना, शहडोल है, वहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोल। ठीक है। ओके। अब ये पारधी लिखा है, तो ये जो भोपाल और रायसेन वाले स्थान हैं, जो जिले हैं, वहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई है, पारधी, कीर, मीना, पारधी। ठीक है। ये मीना पारधी मतलब कि भोपाल, रायसेन, सागर, इन जिलों में कीर, मीना, पारधी जैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब हम दक्षिण की ओर आ रहे हैं। अब देखो, जब हम दक्षिण पूर्व पढ़ेंगे तो कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति। देखो, बैगा जनजाति के साथ अन्य छोटी छोटी जनजाति भी पाई जाती है, लेकिन हम यहाँ पे बड़े स्तर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बड़े स्तर पे कौन सी जनजाति है, बैगा जनजाति। ओके। जब हम छिंदवाड़ा साइड आएंगे, बालाघाट छिंदवाड़ा साइड, तो कौन सी जनजाति मिलेगी हमें, भारिया जनजाति। ओके। और ये जो बैगा जनजाति, ये कहाँ है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, है ना, इन स्थानों पे जो है हमारी कौन सी जनजाति है, बैगा। और फिर नीचे जब हम खंडवा, बड़वानी या फिर बैतूल, खरगोन में जब आएंगे तो कौन सी जनजाति हमें मिलेगी, तो कोरकू जनजाति हमें मिलेगी। ठीक है। अब मैंने ये गोंड को बीच में क्यों लिखा है, उसका रीज़न ये है कि देखो, मैं बताती हूँ, जो हमारी गोंड जनजाति है वो रफली कहाँ पर है, जो यहाँ पे दक्षिण पूर्व में। ठीक है। इन स्थानों पे हमारी गोंड जनजाति फैली हुई है। बट जैसा कि हम पढ़ते भी हैं कि जो नर्मदा नदी है इस तरीके से निकलती है, तो नर्मदा नदी के दोनों साइड गोंड जनजाति का बसाव है ना। आमतौर पर दोनों तौर पे जो है गोंड जनजाति नर्मदा के दोनों साइड पाई जाती है। और जब उनकी अधिकता के बारे में बात करेंगे तो दक्षिण पूर्वी साइड उनकी जो मात्रा है वो अधिक है। ठीक है। अब हम उनका संवैधानिक परिचय देखेंगे कि उनकी डेफिनेशन किस आर्टिकल में लिखी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम देखेंगे तो उनकी परिभाषा जो है, देखो, अनुसूचित जाति की परिभाषा किस में डिनोट है, 366
उसका उपभाग कौन सा है, 24। ठीक है, पहले एससी की बात आती है, फिर एसटी की बात आती है। तो जो परिभाषा है हमें कहाँ पर देखने को मिल जाएगी अनुसूचित जाति की, तो 366 24 हम यहाँ पे रफली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो एससी है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे मिल जाएगी हमें, 366 25 में, है ना। एक उपभाग बस है थोड़े से चेंज कि एक है 24 में, एक है 25 में। ओके, तो किस सूची में ये लोग हैं एक्चुअल में, तो 341 में लिखा है कि उस आर्टिकल में उसकी परिभाषा है इस प्रकार से। ठीक है, तो एससी की परिभाषा जो सूची है या संविधान में वर्णित है ये कहाँ है, 341, और वहीं एसटी कहाँ है, 342 में, है ना। बिल्कुल क्लोज हैं उन लोग। ओके, अब हम कर लिए। अब हम सेंसस के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में है एससी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, कितनी है वो 15.6। हमने इतने सारे MCQ लगा लिए, इसमें ये क्वेश्चन भी आ चुका है, हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, कितने हैं 15.6। और यदि हम अनुसूचित जनजातियों की संख्या की बात करें तो कितनी है, जनजाति बोल दिया मैंने, जाति की संख्या की बात करें तो कितनी 48 है। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं आता, हम क्या पढ़ते हैं, जनजाति। देखो ऑलरेडी जो सिलेबस में जनजाति बोला, जनजाति मतलब क्या होता है, ST। ओके, जाति नहीं, जनजाति। ठीक है, तो ST के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेनली हमारे क्वेश्चन ज़्यादा क्या आते हैं कि जो ST है उनका प्रतिशत कितना है, 21.1। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में ST जनसंख्या जो है ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर देन SC। ओके, तो इनकी कितने प्रतिशत है, 21.1। ठीक है, इतना है प्रतिशत। और हमेशा ये हमने MCQ में 3 से 4 बार ये कर चुका है। ठीक है, अब बोले कि इनकी जनसंख्या कितनी है टोटल, यदि हम देखें कितनी प्रकार की जनजातियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो वो कितनी है, 40 है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछेगा। बट यदि पूछ ले वो कि अब वर्तमान में कितनी बची हैं, तो वो कितनी है 43। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, 8 जनवरी 2003 है, क्या है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, मे बी आप कंफ्यूज हो जाएं। ओके, जो 8 जनवरी 2003 है उसमें कितनी 3 जनजातियों को हटा दिया था। कौन कौन से 3 जनजातियों को हटा दिया था, तो कीर, मीणा, पारधी। ठीक है, ये कीर, मीणा, पारधी जनजातियों को हटा दिया गया था। और फिर हमारे मध्य प्रदेश में ST की जो जनजाति के प्रकार हैं कितने बचे हैं अब, 43, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर इसी के साथ हमने क्या करा है, इस तरीके से भी बांट दिया है। देखो SC कितने हैं हमारे 15.6। ठीक है, SC कितने हैं उनकी जनसंख्या 21 ये 6 ये गलत है, 21.1%। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ओके, जो SC हैं उनकी सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, इंदौर में। ठीक है, इंदौर में SC की जनसंख्या बहुत अधिक है। और फिर हमारे धार में ST की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब वही न्यूनतम पूछे कि SC न्यूनतम कहाँ पे है, तो झाबुआ, क्योंकि यहाँ पे ST अधिक है, तो झाबुआ में क्या 80 कम होंगे। फिर जो जनजातियाँ हैं सबसे कम कहाँ है हमारी, ST जनजाति भिंड में, क्योंकि यहाँ पर SC जनजाति है, ST नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ ST को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको SC पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेंसस की बात करेंगे। सिर्फ ये देखो, जनसंख्या जो हम वृद्धि दर पढ़ते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, तो हम जब सेंसस में ये तो हम पढ़ लेते हैं कि 20.35। ठीक, ये हमारे मध्य प्रदेश की है। लेकिन हम जब जनजातियों के बारे में हम देखेंगे तो भारत में ये इसको इस पॉइंट को हटाओ, हमें क्या देखना है 25.20। जो जनजातीय 10 की वृद्धि है वो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी है 25.20। ऐसे 25-20 याद रखो, 25-20। ठीक है, इससे जल्दी याद हो जाएगा। फिर अब हम इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए मैंने ये लगाया। देखो हमें ये सेंसस नहीं पढ़नी पूरी की लिंगानुपात भारत का कितना है, फिर मध्य प्रदेश का कितना है, ये एक अलग पॉइंट है, हम कहीं और पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम 2 पॉइंट देखने वाले कि अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात क्या है। देखो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात ओवरऑल कितना है 931। ठीक है, बट जनजातियों का कितना है, तो वो कितना है 984, है ना, 984। तो ये कितना हो जाएगा 984। सारी जनजातियाँ जितनी भी हैं सब अचार खाती हैं, ऐसा हमको ये ट्रिक बनाएंगे। अचार खाती है ना, आचार, आ से क्या आएगा 8, 4 से क्या आ जाएगा 4, तो है ना। तो सारी जनजातियाँ कितनी क्या खाती हैं, अचार। तो 984 जो है इनका लिंगानुपात है। इस तरीके से थोड़ा सा याद रख लेना, है ना। और साक्षरता दर कितनी है 50-50 कर लिया भाई इन्होंने, है ना। तो 50 समथिंग याद रखो और इसके बाद 5 याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको याद रखो साक्षरता दर, क्योंकि पूछे जा सकती हैं ये डाटा। ठीक है, ओके।
देखो हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं, एससी के बारे में, है ना। एसटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या लिखा है कि जनजातियों के बारे में पढ़ना है, तो हम इसीलिए मेनली जो फोकस रहेगा हमारा एसटी जनजाति के लिए रहेगा। अब इसमें क्या पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो एसटी हैं वो कहाँ पर हैं। तो देखो आमतौर पर बच्चों को याद नहीं होता, तो हम क्या ट्रिक बनाएंगे कि धार बड़ी है बुआ की, क्या है, धार बड़ी है बुआ की, है ना। मतलब कि वो इतनी तेज है, इतनी तेज है, इसका मतलब मुहावरा समझो कि वो बहुत ज़्यादा तेज है ना। तो धार बड़ी है बुआ की मतलब कि धार पहले है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, एसटी की धार में, फिर कहाँ है बड़वानी में, फिर कहाँ है झाबुआ में। यदि ऑप्शन आएंगे तो 3 तक ही आएगा, यदि पूछेंगे कि पहले सोपानी क्रम में जमाइए, है ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें तीनों बस आएंगे, ऐसा नहीं है 5 जिले एक साथ रख देंगे। तो क्या याद रखना है हमें, धार बड़ी है बुआ की, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, जनसंख्या की दृष्टि से, ना कि हमने परसेंटेज की दृष्टि से देखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा है कि न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो हमें बस पहला याद रख लेना भिंड, और ऊपर के ये हैं सारे के सारे। इसका मतलब है जो हमारा ऊपरी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे एसटी जनसंख्या कम है ना। एसटी जनसंख्या कम है मतलब यहाँ पे जितने भी जिले आएंगे वहाँ पर एससी जनसंख्या होगी, ना कि एसटी, ठीक है। तो एसटी की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पे बहुत कम है, मतलब पहले भिंडारा, देन दतिया, फिर मुरैना, है ना। हमें बस ये याद रखना है ऊपरी जहाँ जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है एससी जनसंख्या हमारी, एसटी कम है। ओके, अब हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग क्या है, देखो यहाँ पे हम कौन सी ट्रिक बनाएंगे। जैसे अब उसने किसी अली वाले बच्चे ने बोला है कि धार बड़ी है बुआ की, है ना, धार बड़ी है बुआ की, तो हमने पहले धार पढ़ा था, बड़वानी पढ़ा था, फिर झाबुआ पढ़ा था, ठीक है। कहाँ पढ़ा था, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत के अकॉर्डिंग। तो हम उस बच्चे को रोकेंगे और बोलेंगे कि अली बुआ जो है बड़ी है, ठीक है। अली जो बुआ जो है वो बड़ी है, मतलब कि आपको बड़ों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो हम किसी बच्चे को जब वो इस तरीके से बोल देता है तो कोई हम उसको समझाते हैं ना कि ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए, तो फिर किसको समझा रहे हैं हम, अली को, क्योंकि उसी ने बोला था कि धार बड़ी है बुआ की, ठीक है। तो अली बुआ को ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो बड़ी हैं। तो अली से क्या आ जाएगा, अलीराजपुर, देन झाबुआ, फिर बड़वानी। यहाँ पे परसेंटेज याद नहीं रखना क्योंकि वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पर हम जो देखेंगे वो क्या है, न्यूनतम। तो देखो न्यूनतम जो एसटी में जनसंख्या के अकॉर्डिंग और परसेंटेज के अकॉर्डिंग दोनों में सबसे कम कौन सा है, भिंड है ना। देन क्या आया था यहाँ पे मुरैना, यहाँ पे दतिया था पहले, अब आ गया मुरैना एंड देन दतिया, है उत्तरी वाले ही क्षेत्र, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर है सही हो जाएगा। अब देखो हमारे जो मध्य प्रदेश में है कौन सी जनजाति है जो सबसे बड़ी है फिर सबसे छोटी है, तो हम इसको बहुत अच्छे से रटेंगे। पहली कौन सी है, भील। जो भील जनजाति है, पहली बात है कहाँ पर पाई जाती है, मालवा निमाड़ के क्षेत्र में। अब यदि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मालवा निमाड़, तो हम क्या करेंगे, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे, उस क्षेत्र को सूचित करेंगे कि कहाँ पर है, ये छोटा सा हमारा डायग्राम, ठीक है। उसमें क्या पूछा है, मालवा और निमाड़। तो ये जो क्षेत्र है ये निमाड़ कहलाता है और ये जो क्षेत्र है ये मालवा कहलाता है। मतलब कि हमारी जो भील जनजाति है इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, कितना है, लाख में संख्या है 59 लाख समथिंग, 60 लाख देख लो, है ना। और कितना प्रतिशत है, 39% है आउट ऑफ 100, मतलब कि सर्वाधिक ये है। देन फिर कौन है, गोंड है, फिर कौन है, कोल, कोरकू, सहरिया। हमें 5 जनजातियों तक याद रखना है। देखो पहले हम रखेंगे सिंपल सा, कौन याद रहेगा हमें, भील, फिर गोंड, फिर के याद रहेगा, मतलब कोल छोटा है, देन फिर कौन आएगा, कोरकू, है ना। ये 2 अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, है ना, कोल कोरकू। और फिर सबसे बड़ा जो 5 अक्षर का होगा कौन आएगा, सहरिया। आ गया ना, 4 अक्षर का मतलब 2 3 4, देख रहे हो। भील और गोंड को एज इट इज याद रखो, पहले कौन है, भील, फिर देन कौन है, गोंड, फिर कोल कोरकू सहरिया, कोल कोरकू सहरिया। 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। अब इसको यदि आपको याद नहीं हो रहा तो डबल के एस
है ना। डबल के एस को जब हम याद करेंगे, मतलब ये पहले 2 अक्षर हैं, कोल, देन फिर कोरकू में 3 आ गए, फिर सहरिया में 4 आ गए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, है ना। ओके, गोंड जनजाति हमने उसका भौगोलिक विस्तार देख ही लिया था, कहाँ पे कौन सी जनजाति। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी जनजाति है, भील के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भील जनजाति पार्ट 2 में डिवाइड होगी अभी, क्योंकि हमने पूरी ये पूरी लिस्ट याद करी है, तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। आज हम रफली पढ़ने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। देखो, पहली बात तो भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति संस्कृत के कौन से शब्द से बनी हुई है, भील, ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी में, है ना। अब ये कब आया था, शायद 2017 में आया था मे बी, बट ये क्वेश्चन आ चुका है। भील जो शब्द है, जो संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है, भील। भीलने का क्या अर्थ होता है, धनुष। दैट मीन्स जो भील जनजाति है वो धनुर्विद्या में बहुत ज़्यादा निपुण है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है आपको कि जो भील जनजाति है किस चीज़ में बहुत निपुण है, क्या धनुष में है, क्या चित्रकारी में है, क्या किस में, ठीक है। तो धनुष विद्या में निपुण है। जैसे सहरिया जनजाति वेद, मतलब कि जो वैद्य है ना, दवाइयों में बहुत निपुण है, क्योंकि वो जानती है कि परखना, ठीक है। तो इस प्रकार से हर जनजाति की एक अलग अलग विशेषता है ना। अब जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन भारत में सबसे बड़ी कौन सी है, गोंड। ओके, अब इसको याद रखना है आपको, रख लो भारत के लेवल पे, क्योंकि नहीं आने वाला। वैसे तो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, भील जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। बट यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में कौन है, गोंड ही है। क्यों है ऐसा, देखो मैं बताती हूँ आपको। क्षेत्रफल मतलब क्या है कि पर 1000 में कितना फैले हैं ये। देखो, हम जब यहाँ पढ़ते हैं मालवा और निमाड़ क्षेत्र में, यहाँ पर क्या है, सिर्फ भील जनजाति है। लेकिन जो गोंड की है, गोंड यहाँ पर तो सघन मात्रा में है, लेकिन जैसे ही नर्मदा नदी निकलती है तो उसके दोनों ओर वो बसी हुई है। इसका मतलब है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो ज़्यादा एरिया घेर रही है। तो मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी जनजाति है, गोंड। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से, तो भील, ठीक है। अब हम भील जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अपना मूल स्थान कहाँ पर मानते हैं, ढोलका कुशलगढ़ बांसकेला जिला कहाँ पर, राजस्थान में। ये मानते हैं कि हम वहाँ से हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ढोलका। ढोलका कहाँ पे है, कुशलगढ़ जिले में, बांसवाड़ा जो जिला है, और कहाँ पर है ये, एक्चुअल में राजस्थान, ठीक है। याद रख के चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, ये तो हमने कुशलगढ़ पढ़ लिया, इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे तो आ सकते हैं डायरेक्ट, या तो हो सकता है सीधा राज्य पूछ ले, या फिर जिला पूछ ले, और या फिर स्थान पूछ ले कुशलगढ़, ठीक है। ओके, द मोस्ट थिंग इज दैट, हमने आगे भी देखा है, जैसे हमने भिलाला पढ़ लिया ऑलरेडी, है ना, कि ये जो है उप जनजाति किसकी है, तो हमने उपजाति जो है भील जनजाति की ऑलरेडी पढ़ रखी है ना, हमने MCQ जब लगाए थे, तो वही यही पॉइंट है। देखो, हमें यहीं पे याद करना है भील जनजाति की कौन कौन सी उपजाति है, बरेला, भिलाला, पटलिया, रथियास, बैगास, उमड़ी। अब आपको ये बैगास दिख रहा है, देखो ये बैगा नहीं है, ये क्या लिखा है, बैगास, यहाँ पे सा और लगा हुआ है। तो यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि बैगास किस जाति की उपजाति है, तो ये बैगा मत लगा देना, है ना, ये भील की है सबसे उपजाति, ठीक है। कौन कौन सी, यही भी याद करो, बरेला, भिलाला, पटलिया, रथियास, बैगास, उमड़ी। ओके, अब जो है इसमें कौन सी है, भील जनजाति की जो सर्वाधिक अधिक वाली उपजाति है, मतलब कि सर्वाधिक उपजाति कौन सी है, भिलाला उपजाति है, सबसे बड़ी जाति है, ठीक है। मतलब कि जो भील समुदाय में भिलाला सबसे बड़ी उपजाति है। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, भील जनजाति की जो भिलाला उपजाति है स्वयं को क्या मानती है, महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यदि आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जो भील की उपजाति है वो कौन सी वाली है, तो ये भिलाला है, ठीक है। ओके, फिर ये जो है हमने पढ़ लिया, ये अपनी कहाँ से उत्पत्ति मानती है, ये बोलती है कि हम छत्तीसगढ़ से हैं, और जो भील जनजाति बोलती है हम राजस्थान कुशलगढ़ भीलवाड़ा से हैं, ठीक है। ये 2 फैक्ट हैं, थोड़े से अच्छे से याद रख के चलना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे और क्या है कि भील जनजाति का क्षेत्र क्या माना गया। वैसे तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कौन कौन से जिले हैं, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, मड़वानी, रतलाम, ठीक है। सारे के सारे पश्चिमी क्षेत्र हैं। ओके,
अब जो सर्वाधिक जनसंख्या है कहाँ पर है, धार जिले में। हमने पढ़ा है ना कि धार बड़ी है बुआ की धार, मतलब कि धार, ये जनसंख्या कहाँ पे है, तो धार जिले में। और प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछे तो क्या आंसर आएगा, अलीराजपुर। हमने बोला था ना अली को कि अली बुआ जो है बड़ी है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। तो क्या आंसर हो जाएगा, जब प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछेगा तो अलीराजपुर होगा, और जब जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे तो धार होगा, ठीक है। हाँ, तो भीलों से संबंधित साहित्य जो है, मतलब कि कौन ने क्या पुस्तक लिखी है भीलों से संबंधित, यदि वो लिखी है तो हम देखेंगे। देखो टीबी नायर की ये पुस्तक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है, द भील, द भील, ठीक है। द भील बहुत इम्पोर्टेंट है। द भील किसने लिखी है, टीबी नायर। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है। तो द भील किसकी पुस्तक है, टीबी नायर। अभी हम रफली सबकी जनजातियों में जिन्होंने पुस्तक लिखी है वो हम करेंगे, लेकिन जब हमारे ये जनजातियों का सेशन एंड हो जाएगा तो हम एक साथ बनाएंगे इसको और लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी क्या है, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, मतलब रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किसकी है, डॉक्टर मजुमदार की। दोनों की दोनों बुक्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है क्योंकि पूछते ही हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम कर्नल जेम्स टॉड के बारे में बात करते हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास भी लिखा है ना, राजपूतों का इतिहास भी लिखा है, उनके बारे में टिप्पणी भी की है। तो जो अंग्रेज अधिकारी कौन थे, जेम्स टॉड, इन्होंने क्या बोला, भील जनजाति को बनपुत्र बोला है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है और आएगा भी, क्योंकि अंग्रेजी जो जेम्स टॉड है उन्होंने क्या बोला है, ये पूछेगा तो क्या आएगा, बनपुत्र, ठीक है। और टॉलमी ने क्या बोला है, तीरंदाज, ओके। तो दो ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के चलना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये पूछते हैं, देखो झूम कृषि क्या होती है कि जैसे मान लो एक ये खेत है, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई फसल लगाई है, अब वो फसल हमारी निकल चुकी है, तब हम उसको जला देते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र को जला देते हैं और फिर यहाँ से फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। उसको जलाने के बाद, मतलब उसकी उर्वरता नष्ट करने के बाद आप दूसरी जगह जाते हैं और फिर वहाँ के भी पेड़ पौधे काट के उसको खेती करने योग्य भूमि बनाते हैं, ठीक है। तो झूमिंग कृषि ये इस प्रकार की कहलाती है और ये आजकल जो है सरकार जो है इसको बैन कर रही है। इस पद्धति को भीलों में क्या बोलते हैं, तो दजिया या चिमाता, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछते हैं और पूछा भी गया है। तो इसकी जो झूमिंग कृषि है इसको क्या बोला जाता है, दजिया या फिर चिमाता, ठीक है, ये बोला जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय, देखो कोई भी जनजाति है उनका सबका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि ही है, ठीक है, ओके। अब हाँ, हम तड़वी भील के बारे में बात करने वाले हैं कि जो मुगल काल में औरंगजेब के काल में कुछ भीलों के द्वारा क्या मुस्लिम धर्म को अपना लिया गया था, उनको क्या बोलते हैं हम, तड़वी भील। क्या नाम है उनका, तड़वी भील, ठीक है। आपको जो नोट्स हैं नोट डाउन करना है क्योंकि ये कोई PDF नहीं है, ठीक है, ये मैंने खुद ही नोट्स बनाए हैं, तो आपको ये नोट डाउन करना है, ये PDF के थ्रू नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, ये उमड़ी भील जो है वो क्या कहलाते हैं, राजस्थान और गुजरात में जो भील हैं उनको उमड़ी भील कहते हैं, ठीक है। तड़वी भील, उमड़ी भील हमने देख लिए। अब जो लोक नृत्य हैं और जो लोक गान हैं हम ये इसके सेकंड पार्ट में करेंगे और सारा का सारा फिर दूसरे पार्ट में भील की पूरी सेशन को जो है हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये भील जनजाति का पार्ट फर्स्ट समझ में आया होगा और ये डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसके नोट्स बना लें और हम जल्दी जल्दी इसको सारा कर लेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।